ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्चुअल में, हेलो स्टूडेंट्स, ये एक्चुअल में है क्या कि इस तरह का मोशन जिसमें रीस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। जैसे ये पार्टिकल है, दिस इज द मीन पोजीशन, अब ये ऑसिलेशंस कर रहा है यहाँ माइनस ए पोजीशन से प्लस ए पोजीशन। जब वो यहाँ से x डिस्टेंस पर है तो उस पर एक फोर्स लगे टूवर्ड्स मीन पोजीशन, x के प्रोपोर्शनल लगे। तो जब वो यहाँ से किसी एक वेलोसिटी से पास होगा और फोर्स इधर लगेगा तो वो रिटार्ड होगा। अब वो रिटार्डेशन उसका इस x के प्रोपोर्शनल हो। अब रिटार्ड होकर के वो इस एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच करके वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर फर्दर इधर चल देगा क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा टूवर्ड्स मीन पोजीशन है। तो जब वो यहाँ आएगा तो उसकी जो स्पीड है वो मैक्सिमम होगी। तो ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है लेफ्ट हैंड साइड की। तो उसको कहते हैं SHM, जिसमें F प्रोपोर्शनल टू x है या F बराबर माइनस kx है। अब एक्सेलरेशन क्या हो गया, F को m में लिख दिया तो एक्सेलरेशन माइनस k बाई एम इंटू एक्स। अब यहाँ से ये बात देखी जाए कि जो ये एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशियल है, डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशियल है। तो एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है d/dt ऑफ वेलोसिटी। अब ऐसा लिखने से ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर x है, फिर यहाँ b है, यहाँ t है, तो इसको लेके ये इंटीग्रेट तो हो नहीं सकता। तो इसको ऐसी फॉर्म में लिखा जाए कि ये इंटीग्रेशन हो जाए। तो अब इसको dv/dt को लिखते हैं dv/dx इंटू dx बाई dt बराबर हो गया माइनस k बाई एम इंटू एक्स। अब dx बाई dt v बन गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट v बन गया, v इंटू dv बाई dx। अब जो 11th 12th के स्टूडेंट्स हैं या जेई की तैयारी कर रहे हैं, जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं या एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, उनको इतना तो आता ही होगा ना कि एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है v dv/dx। उधर जो k बाई एम है ये कांस्टेंट है और इसकी डायमेंशन होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, इसलिए इसको डिनोट कर दिया जाता है ओमेगा स्क्वायर से, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकेंड। तो इसकी यूनिट पर सेकेंड स्क्वायर है क्योंकि रेडियन तो कोई यूनिट होती नहीं है, रेडियन इज एंगल और एंगल क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो रेडियन इज डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। तो अब ये फार्मूला बन गया। अब ये इसको, इस फार्मूले को अपन अब इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ, v dv बाई dx, dx को उधर ले जाते हैं तो बराबर हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर x dx। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड। अब ये छोटा सा इंटीग्रेशन है, v का v स्क्वायर बाई 2 बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2 x का प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मैंने इसमें लिमिट नहीं लगाई, अगर मैंने लिमिट नहीं लगाई तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पुट करना होगा या फिर अपन लिमिट लगा देते। तो जो जब ये मीन पोजीशन पर होगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा तो वेलोसिटी 0 होगी। तो हम लिमिट लगा सकते थे लेकिन नहीं लगाई। तो नहीं लगाई तो क्या करें, अब इसमें पुट करते हैं ये वैल्यू। जब x बराबर a है तो v का मान 0 है, एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी का मान 0 है। तो ऐसा पुट करने से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू कैसे आ जाएगी, पुटिंग x बराबर a एंड v बराबर 0, क्योंकि एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0 है। तो ये हो गया v स्क्वायर बाई 0 स्क्वायर बाई 2 मतलब 0 बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो c का मान आ गया ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2। अब अपने को एक जनरल एक्सप्रेशन डिटरमाइन करना है फॉर वेलोसिटी। अब ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आ ही गया। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दीजिए तो फिर ये
v आ जाएगा एज ए फंक्शन ऑफ x, v आ जाएगा एज ए फंक्शन ऑफ x। तो इसको मैं बीच में समराइज भी करूंगा। v स्क्वायर बाई 2 बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2। अब इसमें 2 कैंसिल कर दो तो v स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। v बराबर हो गया ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये v आ गई एज ए फंक्शन ऑफ x, v का मान। तो v का जनरल एक्सप्रेशन है। अब किसी ने कहा कि अपने को एक्सेलरेशन का मान क्या है एज ए फंक्शन ऑफ x, उसमें तो कुछ है ही। तो बोलो क्यों नहीं है कुछ? इसलिए नहीं है कि आप एक बात देखो कि वहीं से तो स्टार्ट हुए थे, क्योंकि a बराबर था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यही कहलाता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। क्यों? एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम कहलाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसी से अपन ने ये कैलकुलेट करा है। कैसे करा है? इस a को लिखा है v dv अपॉन dx, एक्सेलरेशन को लिखा है v dv अपॉन dx, और फिर dx को उधर लेके इंटीग्रेट कर दिया गया है, और फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी का मान 0 पुट करा है। तो 0 पुट करके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया है, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को यहाँ पुट करा है, तो v एज ए फंक्शन ऑफ x आ गया है। अब मैं इनके याद करने के भी मेथड बता दूंगा। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, तो v वर्सेस x मतलब v का x के साथ रिलेशन। तो इसका मतलब क्या है मैं ये भी बता दूं कि अपने को ये दे दिया जाए कि पार्टिकल मीन पोजीशन से इतनी दूरी पर है, तो हम वेलोसिटी बता सकते हैं। अगर वेलोसिटी बता दिया जाए कि पार्टिकल की वेलोसिटी इतनी है, तो हम ये बता सकते हैं कि मीन पोजीशन से वो कितनी दूर चल रहा है जो एसएचएम कर रहा है। तो v और x का रिलेशन है, ये a और x का रिलेशन। अब इन दोनों से यदि मैं x को एलिमिनेट कर दूं तो v और a में डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा। बस एलिमिनेट कर दो x को। तो कैसे करें? तो इसमें है क्या करने में? x को एलिमिनेट करने में क्या कर दो, एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दो। तो ये होगा। फिर इनके याद करने के मेथड भी मैं आपको बता दूंगा, कुछ भी नहीं है इसमें। तो अब पुट कर दो ये वैल्यू। तो v स्क्वायर बराबर है ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसको वैल्यू को x को हटा दो, x तो ए स्क्वायर अपॉन ओमेगा 4 है, तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जगह लिखेंगे ए स्क्वायर अपॉन ओमेगा 4, ए स्क्वायर अपॉन ओमेगा 4। ये आ गया। अब ये रिलेशन हो गया। अब इसमें कैंसिल होगा ना, कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा ये कैंसिल होके ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा। तो ये ओमेगा 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब ये रिलेशन है एक्चुअल में स्पीड एंड एक्सेलरेशन। हमको ये कह दे पार्टिकल इतनी स्पीड है उसकी, जो एसएचएम कर रहा है उसकी स्पीड दे, तो हम ये बता देंगे उसका एक्सेलरेशन ये है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी देनी होगी उसको, और ये जो एम्पलीट्यूड है मैं ये भी बता दूं ये होता क्या है एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। मतलब कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो मीन पोजीशन से
मैक्सिमम कितनी दूरी तक जा रहा है, उसका नाम एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड। इसको और अपन ढंग से एक्सप्रेशन लिखेंगे इसी को, क्योंकि ऐसे तो ये याद नहीं होते, तो अभी आपको लगेगा कि बहुत अच्छे। हाँ, तो अब मैं एक बात कह रहा हूं कि आप इसको इधर ले लो, सुन रहे हो, वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा 4 ए पे 4, ठीक है ना, और प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब इस एक्सप्रेशन से पूरे को डिवाइड कर दो, सुनो आप, ए स्क्वायर अपॉन ओमेगा 4 ए 4 प्लस बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा 4 ए 4 बराबर 1, ठीक है ना, ठीक है ना। इसको लिखो ए अपॉन, सुनो आप जी, इसको लिखो आप ए अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर का ये 4 आ रहा है क्या कहीं, ये 4 नहीं होगा, नहीं ये 4 नहीं है एक्चुअली, ये गलत हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ के डाउट हुआ मैंने, ये नहीं होगा, ये इसका होल स्क्वायर है, और ये है v अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, देखो ये ओमेगा स्क्वायर ए, बार बार ओमेगा स्क्वायर, ये बंद कर देना है, कोई गलती हो गई है। हाँ, तो ये एक्सप्रेशन आ गया फाइनली। तो आप बोलोगे इतनी लंबी चौड़ी कहानी का क्या लेना देना है, अरे कुछ भी लेना देना नहीं है, अपन ने डेरिवेशन कर रहे थे, तो क्या डेरिवेशन कर रहे थे, मुझे ए पता था एज ए फंक्शन ऑफ एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, मुझे वेलोसिटी पता थी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, जो वो ये था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैंने क्या करा, इन दोनों से मैंने एक्स को एलिमिनेट करा, तो डायरेक्ट रिलेशन आ गया एक्सेलरेशन एंड स्पीड ऑफ द एसएचएम, ये डायरेक्ट रिलेशन आ गया, एक्स को एलिमिनेट कर दिया है, और ये रिलेशन तब यूज होगा कि अगर वो मीन पोजीशन से मुझे डिस्प्लेसमेंट दे दे तो मैं एक्सेलरेशन बता दूंगा, और ये तब यूज होगा जब मीन पोजीशन से वो मुझे डिस्प्लेसमेंट दे दे कि कितनी दूर पार्टिकल है जो एसएचएम कर रहा है, तो मैं स्पीड बता दूंगा। तो दिस रिलेशन जो है रिलेट करता है स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट को, ये रिलेट करता है एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट को, इन दोनों से को एलिमिनेट करा तो ये आ गया। अब आप कहोगे कि साहब ये ऐसे इनके याद रहने का क्या तरीका है, बिल्कुल बता सकते हैं। एक है ये है कि एक्चुअल में जो एक्सेलरेशन है यहाँ से एसएचएम स्टार्ट हुआ था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो एक्सेलरेशन का जो मैक्सिमम मान होता है वो तब होता है जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है। फिर आप कहोगे ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम क्यों होता है, क्योंकि एसएचएम हम कहते ही उसे हैं कि जिसमें फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो, तो सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कहां होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो वहीं एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन और फोर्स की नेचर तो एक सी है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन तो क्या है, फोर्स बटे मास, तो ठीक है। तो एक्सेलरेशन का जो मैक्सिमम मान है वो ओमेगा स्क्वायर, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं केवल, ओमेगा स्क्वायर ए है मैक्सिमम मान, ठीक है। अब जो वेलोसिटी का रिलेशन है ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वेलोसिटी कहां मैक्सिमम होगी, वहां मैक्सिमम होगी जहां पर x का मान 0 होगा, क्योंकि कम से कम घटाऊंगा, मतलब मीन पोजीशन पे ही वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है। तो v मैक्सिमम का फार्मूला क्या है, v मैक्सिमम का फार्मूला है x का मान 0 पुट कर दो ओमेगा a, तो हमें ये चीज बड़ी अच्छी याद हो गई। और एक होता है x मैक्सिमम, x मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, इसका a है। तो अब इनमें तो कुछ नहीं है, a में गुणा कर दो ओमेगा का, तो मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई, फिर फर्दर ओमेगा का मल्टीप्लाई कर दो तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ गया। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम एक्सेलरेशन के फार्मूले तो याद हो गए आपको। ए में ओमेगा का मल्टीप्लाई ओमेगा ए, इसमें फिर ओमेगा का मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन मैक्सिमम आ गया। तो फिर आप कहोगे कि फिर ये रिलेशन आप कैसे याद करवा दोगे, बिल्कुल करवा देंगे। यहां पर एक्सेलरेशन है और नीचे एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू है जो कि ओमेगा स्क्वायर है, यहां वेलोसिटी है जनरल में, और यहां वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू है जो ओमेगा है। बस इनका स्क्वायर करो, ऐड करो, बना गया। ए और बी का कर्व कैसा आएगा, तो ए को यदि मैं बाई एक्सिस पे ले लूं और बी को एक्स एक्सिस पे ले लूं तो इलिप्स है, इलिप्स है,
क्योंकि एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ओमेगा ए का होल स्क्वायर बराबर 1। तो एलिप्स भी तो ऐसी होती है, क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, ये तो होती है एलिप्स। तो एलिप्स का इक्वेशन है ए और बी, हाउ द ए रिलेटेड, तो ये एलिप्स का इक्वेशन है। फिर आप कहोगे कि v और x को कैसे याद कराओगे, v और x का, v और x में रिलेशन, तो v और x में तो ये रिलेशन है, पर ये भी एलिप्स जैसा बन जाता है। वो कैसे बनता है ये समझा देता हूं कि आप इसको स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो v स्क्वायर बराबर हो गया ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो v स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। अब इसको मिटा दो, इसको इधर ले लो, v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर का थ्रू आउट भाग दे दो, तो थ्रू आउट भाग देने से v अपॉन ओमेगा ए का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, और यहाँ x अपॉन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा बराबर 1। तो ये याद हो गया, यहाँ x है, यहाँ x की मैक्सिमम वैल्यू है जो a होती है, यहाँ v है, यहाँ v की मैक्सिमम वैल्यू होती है। x की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी, एक्सट्रीम पर, v की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी, मीन पोजीशन पर, मीन पोजीशन पर होगी, मीन पोजीशन पर। तो v अपॉन बी मैक्स x अपॉन x मैक्स, तो v अपॉन बी मैक्स का होल स्क्वायर x अपॉन x मैक्स का, x मैक्स मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये रिलेशन को कोई रखने की जरूरत नहीं है, ये दोनों रिलेशन याद हो गए। और तीसरा है ही a का x के साथ संबंध, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो मैं आपको तीन बातें बता रहा हूं, क्या, x, v और a। तो x और v में जो रिलेशन है वो ये है, x और v में जो कि एलिप्स जैसा है, v अपॉन b मैक्सिमम का होल स्क्वायर x अपॉन x मैक्सिमम का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड v। v और a में ये भी एलिप्स टाइप है, v अपॉन v मैक्सिमम का होल स्क्वायर, v अपॉन b मैक्सिमम का होल स्क्वायर अपॉन a मैक्सिमम का होल स्क्वायर बराबर 1। अब इन दोनों में रिलेशन यहीं से SHM स्टार्ट हुआ था, तो ये तो होता ही है, शुरुआती है यहाँ से, तो a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। देयर आर थ्री रिलेशंस टेकन टू एट ए टाइम, a and x and v and a। देयर आर और भी अच्छे तरीके मैं आपको बताऊंगा। तो बोला ऐसा क्या बताओगे कि मैं केवल x को लिख दूंगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, फिर उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी का आ जाएगा, फिर उसको फर्दर डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन का आ जाएगा। तो x का रिलेशन टाइम के साथ, v का रिलेशन टाइम के साथ, a का रिलेशन टाइम के साथ, फिर टाइम को एलिमिनेट कर देंगे तो x और b में आ जाएगा। इन दोनों में टाइम को एलिमिनेट कर देंगे तो v और a में आ जाएगा। इन दोनों में टाइम को एलिमिनेट कर देंगे तो x और a में आ जाएगा। तो आप बोलोगे ये कहां से लिख दोगे आप, x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। हाँ लिख देंगे, मतलब ड्राइव इनसे करके लाएंगे, लिख देंगे। तो x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये होता है, x बराबर, बस एक ही फार्मूला याद कर लो, सारे अपने आप याद हो जाते हैं। x बराबर a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। अगर पार्टिकल जीरो टाइम पर मीन पोजीशन पर है तो फाई का मान 0 हो जाता है, क्योंकि t इक्वल टू 0 पुट करने पर साइन 0 0 हो गया, साइन 0 0 हो गया तो x का मान 0 हो गया। तो ये इसके याद करने से केवल 6 के 6 इक्वेशन याद हैं। तो बोला 6 कैसे बन गई है, बताता हूं आपको 6 कैसे बने। 6 बता देता हूं आपको कि ये ऐसे बने कि x का t से संबंध, v का t से संबंध, a का t से संबंध, फिर t को एलिमिनेट कर दो तो इन दोनों में रिलेशन, इन दोनों से t को एलिमिनेट कर दो तो इन दोनों में रिलेशन, इन दोनों से t को एलिमिनेट कर दो तो हो गई 6। तो टेक इट, क्योंकि 2 एट ए टाइम, देयर आर, ये 4 पैरामीटर्स हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। देयर आर 4 पैरामीटर्स एंड टेक इन 2 एट ए टाइम। तो 4c2 होता है 6, 4 इंटू 3 अपन 1 इंटू 2 होता है 6। तो 6 रिलेशन होंगे। 6 में एक आपने ये है इस तरह का, मानो दे रखा है उसने
कि मतलब पार्टिकल को t=0 पर मीन पोजीशन पर दे रखा था तो फाई का मान 0 हो जाएगा। तो बोला ऐसा नहीं दे रखा, तो एक्सट्रीम दे रखा है कि एक्सट्रीम पे था तो फाई का मान π/2 हो जाएगा, फाई का मान π/2 हो जाएगा। तो ये ले लिया x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ऐसे बदलना। तो किसी ने पूछा हमसे कि जी ये x ऐसे बदल रहा है तो क्या मालूम ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को d2x/dt² बराबर -ω²x को ये सेटिस्फाई कर रहा होगा, तभी तो इस तरह का इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो ठीक है, आप इसको डिफरेंशिएट 2 बार करके देख लो, ये सेटिस्फाई कर जाएगा। मतलब एक बार डिफरेंशिएट करोगे फिर दोबारा बार डिफरेंशिएट करोगे तो d2x/dt² आ जाएगा, और इधर x का मान पुट करोगे, दोनों बराबर आ रहे होंगे। तो जैसे ऐसे समझो इस चीज को कि x²/4 है, तो आप कैसे मानोगे कि इसका सॉल्यूशन x बराबर ±2 है? कैसे मानोगे? अरे तो ऐसे ही तो मानोगे कि 2 यहाँ पुट करोगे तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, -2 का होल स्क्वायर भी 4। अब ये कैसे आया वो पार्ट आप छोड़ो कि ये कैसे ऐसे आ जाता है, वो मैथमेटिकल पार्ट है, वो कोई कठिन भी नहीं है, क्योंकि अभी हमने देखा था v एज ए फंक्शन ऑफ x आया था, फिर v को dx/dt लिख देंगे, फिर dt को उधर भेज देंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो साइन इनवर्स आ जाएगा, तो ये आ जाता है। उस पार्ट पे मैं नहीं जाना चाहता, मैंने बता दिया पर कैसे आता है, क्योंकि पहले इसको लिखेंगे v dv/dx, dx उधर चला जाएगा तो v एज ए फंक्शन ऑफ x आ जाएगा, फिर v को लिख देंगे dx/dt, dx/, फिर वेरिएबल सेपरेट करके फिर इंटीग्रेट कर देंगे तो x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब ये मैंने क्यों ले रखा है, ये मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि एक को इसको याद करते ही सारे रिलेशन याद हो जाते हैं। तो बोलो वो कैसे याद हो जाते हैं कि आप इसको डिफरेंशिएट कर दो तो v और t में रिलेशन आ गया, तो जब इसको डिफरेंशिएट किया तो dx/dt तो v बन गया, और इसका डिफरेंशियल साइन का cos हो गया, और फिर ओमेगा बाहर आ गया, तो ओमेगा a cos ω/t + phi xt का रिलेशन x वर्सेस t, v वर्सेस t आ गया। दोबारा फिर डिफरेंशिएट कर दो तो फिर करा तो v का a बन गया, इसका ओमेगा एक बार और बाहर आ गया, और cos का माइनस साइन हो गया, -ω² साइन ω/t + phi, तो ये रिलेशन at में आ गया। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। अब आप कहोगे कि आपने वो एक रास्ता अपना के x और b में रिलेशन लाई थी तो वो तो यहाँ से भी आ जाएंगे, तो मैंने कब मन करा नहीं आएंगे, तो आप इसको क्या करो, a इसके नीचे ले जाओ, इसको इसके नीचे ले जाओ, स्क्वायर करके ऐड कर दो तो रिलेशन आ गया, x/a + v/ω का होल स्क्वायर, तो ये रिलेशन आ गया x और v में। अब किसी ने कहा कि v और a में कैसे आ, इसमें भी क्या आ रहा है, cos और sin आ रहा, ओमेगा इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, स्क्वायर करो, ऐड करो, तो cos² ω/t + phi + sin² ω/t + phi 1 हो जाएगा। तो ये रिलेशन v/ω का होल स्क्वायर प्लस a/ω² का होल स्क्वायर, ये रिलेशन है। फिर बोला इन दोनों में कैसे आ गए, इन दोनों में डायरेक्ट ही हट रहा है, a sin ω/t + phi की जगह x लिख दो, तो a बराबर हो गया -ω²x, और हम स्टार्ट भी यहीं से हुए थे, स्टार्ट भी यहीं से हुए थे। SHM कहते ही उसे जिसमें ये ऐसा रिलेशन होता है जिसमें एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन के प्रोपोर्शनल होता है, और टुवर्ड्स मीन पोजीशन होता है। जब टुवर्ड्स मीन पोजीशन होता है तो यहाँ माइनस लगेगा, क्योंकि x इधर है तो एक्सेलरेशन इधर है, और मीन पोजीशन से x इधर है तो एक्सेलरेशन, तो स्टार्ट ही जहां से स्टार्ट हुए थे वही आ गया। तो ये तीन रिलेशन तो ये हैं xb, va और ax, और तीन ये हैं xt, vt और at। तो ये 6 रिलेशन हैं जो बहुत काम आते हैं। अब और भी आपको समझाते हैं भैया बातें। हाँ जी, कुछ अब इसमें SHM में बच्चा बड़ा परेशान रहता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट, तो इसको बड़ा इजी किया गया। एक्चुअल में पता ये लगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन
ये एक्चुअल में जो एक सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कांस्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर स्पीड ओमेगा से कोई ए रेडियस में कोई पार्टिकल चल रहा है, तो ये हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फिर आप कहोगे आप तो एसएचएम पढ़ा रहे थे, आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की क्यों बातें कर रहे हो? देखिए आप बात, हमेशा कोई चीज डिफाइन करी जाती है इन टर्म्स ऑफ नॉन पैरामीटर्स। अब ये मान के चलना है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्टूडेंट को आता है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कोई कर रहा है पार्टिकल, उस पार्टिकल का डायमीटर पर, किसी डायमीटर पर प्रोजेक्शन लो आप, तो जो प्रोजेक्शन का मोशन है वो एसएचएम बैठता है। कैसे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड है ओमेगा, तो टी समय में वो यहां से ओमेगा टी एंगल चलेगा, ए उसका रेडियस है जो कि एसएचएम का एम्पलीट्यूड है ए। अब इससे इस पर परपेंडिकुलर गिराया, तो ये जो आया ये एक्स, ये वैल्यू बैठेगी ए साइन ओमेगा टी, और एक्स बराबर जब ए साइन ओमेगा टी बैठ रही है तो ये एसएचएम का, तो इस पर चलना एसएचएम है और ये चलना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। फिर आप कहोगे इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि जब वो इस पर चल रहा है और यहां पर सबसे ज्यादा वेलोसिटी है, और फिर जब जा रहा है उसकी कम होती जा रही है और यहां जाकर के वेलोसिटी 0 हो गई है, तो अगर उसको इस पर a/2 दूरी चलनी है मीन से, a/2 दूरी चलनी, और फर्दर a/2 से a चलना है, इन दोनों में समय बराबर नहीं होगा, वो यहां से भी समझ में आता है। तो a/2 कवर करने के लिए एंगल कवर करना होगा π/3। कैसे? a sin π/3 नहीं, π/6, तो ये π/6 है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में π/6 एंगल कवर करने के लिए टाइम लगेगा π/6 ओमेगा, लेकिन वो इस पर कितना चला गया? a/2, तो ये डायरेक्ट आ जाता है, यूनिटरी मेथड में कन्वर्ट हो जाता है। तो कुछ स्टूडेंट कहेंगे भी समझ में नहीं आया। आपको नहीं लगता कि कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो पहले a/2 दूरी जाने में उसको कम समय लगेगा, अगले a/2 दूरी जाने में समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि यहां से यहां तक उसकी जो स्पीड है ना, यहाँ मैक्सिमम है फिर कम होती जा रही है। तो इस रीजन की जो सबसे मिनिमम है, आगे वाले रीजन की वो मैक्सिमम है। यहाँ जो स्पीड होगी आगे इससे भी कम होगी, तो इसमें समय ज्यादा लगेगा। ये भी यही बताता है, क्योंकि आगे जो एंगल कवर करना होगा यहां से यहां तक वो π/3 है, और π/3 एंगल कवर करने में क्या टाइम लगेगा? वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से पूछ सकते हो, एंगल बटे एंगुलर स्पीड। तो ये जो टाइम लगेगा π/3 डिवाइडेड बाई ओमेगा, π/3 ओमेगा, और ये है π/6 ओमेगा। किसी ने पूछा यहां से लेके यहां तक कैसे निकाल सकता हूं समय, तो आप इससे पूछ लो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से पूछ लो कितना एंगल कवर करना पड़ा है, π/2, तो π/2 में भाग दे दो ओमेगा का, तो मीन से एक्सट्रीम तक π/2 ओमेगा। ऐसे ही जब वो आगे निकल गया सर्कुलर मोशन, तो अब वो लौट के आ रहा है प्रोजेक्शन, तो फिर यहां से यहां तक वही π/2 ओमेगा। फिर यहां से आगे निकल गया तो प्रोजेक्शन यूं आने लगेगा। किसका प्रोजेक्शन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का किसी भी डायमीटर पर प्रोजेक्शन। तो एसएचएम इज नथिंग बट द प्रोजेक्शन ऑन एनी डायमीटर ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो वो यहां जाने लगेगा, फिर यहां से यहां तक फिर इतना ही टाइम लग जाएगा, कितना? π/2 ओमेगा प्लस π/2 ओमेगा प्लस π/2 ओमेगा, तो कुल टाइम हो जाएगा टाइम इसका यहां से यहां तक जाने में 2π/ओमेगा। तो इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि यहाँ पर बराबर एंगल में समय बराबर है,
लेकिन इस पर बराबर चलना जरूरी नहीं। जैसे पहले π/6 एंगल पे ये सीधा ही a/2 कवर कर गया, लेकिन अगले π/3 में a/2 कवर करा है, और यहां पर जो टाइम लगता है वो एंगल के प्रोपोर्शनल है, यूनिटरी। लेकिन ये डिस्टेंस कवर्ड एंगल के प्रोपोर्शनल नहीं है, वो तो क्योंकि प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन में तो साइन आएगा, तो जो साइन का रिलेशन होगा सो होगा। तो पहला 30 डिग्री चलने में वो a/2 कवर करता है, नेक्स्ट 60 डिग्री कवर करने में फिर a/2 चलता है। तो इसलिए यहां से यहां तक जाने में अगर कुल टाइम पीरियड कैपिटल T है तो यहां से यहां तक का टाइम होगा T/4, लेकिन ये टाइम 1:2 के रेशियो में है, तो ये टाइम जो होगा ये T/4 इंटू 1/3 ये वाला, और अगला वाला T/4 इंटू 2/3, तो ये टाइम होगा T/12।